हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सत्यमेव जयते न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अहमदपुर शहर के अंदर 10 सितंबर यानी इसी महीने के 10 तारीख को क्षिप्र गणेश मंदिर फुले नगर अहमदपुर में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। उस प्रोग्राम के अंदर जो कुछ मुस्लिम समाज को लेकर टीका टिप्पणी की गई, उस ताल्लुक से आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। और एक पत्रकार होने के नाते से इस बात का खुलासा करना, जनता के सामने ये बात आना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके सामने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आया हूं। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकारिता की आइडेंटिटी कार्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जनतेचे मत न्यूज़ लाइव मैं उसका प्रतिनिधि हूँ, यह आप देख सकते हैं। लोकमन दैनिक लोकमन का मैं जाहिरात प्रतिनिधि अहमदपुर तालुके का हूँ, यह आप उसकी भी आईडी कार्ड देख सकते हैं। और सत्यमेव जयते न्यूज़ चैनल का मैं संपादक हूँ, यूट्यूब चैनल का, ये भी आप देख सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट है सत्यमेव जयते न्यूज़ चैनल का। और ये मेरी जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ये मेरी डिग्री है, 3rd ईयर कंप्लीट की। और ये मेरा 3rd ईयर का मार्क मेमो है। 3 साल पत्रकारिता करने के बाद हमें ये सिखाया गया कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है, जनता और सरकार के बीच का वो एक हिस्सा होता है। और एक पत्रकार का काम है कि शोध पत्रकारिता करे, जो जनता के फायदे का हो, जो देश हित में हो, उसकी वो जांच पड़ताल करे और जनता के सामने लाए, और कुछ चीजों को प्रशासन के सामने लाए, सरकार के सामने लाए। अहमदपुर शहर के अंदर 10 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ, उसके बैनर्स पूरे अहमदपुर शहर के अंदर लगाए गए थे। शिवाजी चौक में, बस स्टैंड पर और बहुत जगह वो प्रोग्राम के बैनर्स लगाए गए थे। और वो प्रोग्राम एक सार्वजनिक ठिकान पर, यानी यशवंत स्कूल के बाजू में जो फुले नगर में श्री गणेश मंदिर है, क्षिप्र गणेश मंदिर, वहां पर वो प्रोग्राम आयोजित किया गया था। उस प्रोग्राम के आयोजित करने वाले श्री राम जन्मोत्सव समिति अहमदपुर, उन्होंने उसको आयोजित किया था। तो प्रोग्राम के अंदर क्या कुछ हुआ और प्रोग्राम में क्या बताया जा रहा था, क्या प्रसार और प्रचार किया जा रहा था, मैं वहां पर बैंक में गया था SBI में कुछ काम के ताल्लुक से। तो वहां पे मुझे भाषण सुनाई दिए, आवाज आई। वहां पर जो इनके इस कार्यक्रम की प्रमुख व्याख्याता काजल हिंदुस्तानी वहां पर आई हुई थी। थोड़ा सा आपको काजल हिंदुस्तानी ये कौन है, इनका मैं परिचय आपको दे दूं। काजल शिंगला उर्फ काजल हिंदुस्तानी, ये रहने वाले जामनगर गुजरात के हैं। राजस्थान के सिराही में भी ये रहते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। 35 से 40 वर्ष इनकी उम्र है और ये खुद को गुजरात की शेरनी कहती हैं। 30 मार्च को रामनवमी पर गुजरात के सोमनाथ जिले में भड़काऊ बयान इन्होंने दिया था, जिससे हिंसक झड़प हुई थी। और 2 अप्रैल को BNS IPC की धारा 295A के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम उन पर पुलिस ने केस दर्ज किया था, FIR दर्ज की थी। और वो 14 दिन की हिरासत में भी, न्यायिक हिरासत में रही है। ऊना के पुलिस इंस्पेक्टर NK गोस्वामी ने कहा था कि नफरती भाषण, सांप्रदायिकता, तनाव, 2 वर्गों में दंगा भड़काने के आरोप में पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था, उठाया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको लिया था। और पुलिस कहती है उसके आगे कि उनके बयानों से लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत होती है, ठेस पहुंचती है। काजल हिंदुस्तानी टीवी डिबेट के अंदर विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेती हैं, अपना पक्ष रखती है। और काजल हिंदुस्तानी, इनको हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी साहब, भाजपा के दिग्गज नेता तेजिंदर बग्गा, कपिल मिश्रा समेत कई स्थानिक बड़े बड़े लीडर उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। और उनकी विचारधारा क्या है आप
समझ सकते हैं, ये काजल हिंदुस्तानी का आपको मैंने परिचय दिया, जिनके ऊपर गुनाह दाखिल है दंगे भड़काने का, सांप्रदायिक भाषण करने का। उन्हें अहमदपुर शहर के अंदर लाया जाता है और उस प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम लेने वाली भी कौन है आपको हमने बताए, तो वहां पर काजल हिंदुस्तानी मुसलमानों पर खास तौर पर और एक धर्म जात विशेष पर, मुस्लिम समाज पर टीका टिप्पणी कर रही थी। मैंने सुना और पत्रकार होने के नाते मैं वहां पर जाकर देखने की कोशिश किया कि यहां पर क्या आखिर में चल रहा है। तो वहां पर स्कूल के स्टूडेंट थे, यशवंत विद्यालय के थे, कुछ किलबिल स्कूल के थे, ऐसे बहुत सारे स्कूलों के वहां पर स्टूडेंट बच्चियां थी। भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, इसलिए वहां पर जो भी लोग मौजूद थे ये मेरे भाई बहन थे। वहां पर जो मौजूद बच्चियां थी, मेरी बेटियां, मेरी बहनें वहां पर थी। तो मैं पत्रकार होने के नाते वहां पर गया और वहां पे जाने के बाद मैंने वहां पे सुना, तो वो काजल हिंदुस्तानी धार्मिक तेड़ निर्माण हो ऐसी वहां पे वो संभाषणें कर रहे थे, वहां पे वो बयानबाजी कर रहे थे। इसलिए मैंने अपने कैमरा निकालकर मैंने उनके बातों को शूट करना, रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसके बाद क्या होता है कि वहां पर बजरंग दल के शायद ताल्लुका अध्यक्ष हैं, धड़े नाम है कुछ उनका, वो आकर जो है सो कहते हैं कि आपको यहाँ पर आने की अनुमति किसने दी। मैंने कहा कि भाई सार्वजनिक प्रोग्राम है, सार्वजनिक लोगों में जाना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि प्रोग्राम है, यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, इसमें आपत्ति क्या है आपको। एक पत्रकार के नाते से मैं यहाँ पर जो है सो ये बात को प्रचार करने, सुनने के लिए आया हूँ। तो वो वहां पर जो है सो बहुत सारे लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस संघ के लोग जमा हो गए, नौजवान बच्चे, और मुझे घेर लिए और उन्होंने मुझे कहा कि आप यहां से जाइए वरना अच्छा नहीं होगा, मुझे धमकाया। फिर वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, वहां पे पुलिस भी है, पुलिस की निगरानी में ये सारी चीजें हो रही है, पुलिस भी देख रही है कि एक पत्रकार के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। फिर मैं बाहर निकल गया उस प्रोग्राम स्थल से। बाहर निकलने के बाद भी ना जाने किसके इशारे पर, मैं यूं तो कहूं कि पुलिस के इशारे पर, मेरे पास जो रिकॉर्डिंग हुई थी 5-10 मिनट की, उसको डिलीट करने के लिए 50-60 बच्चे मेरे पास आए और वो आकर मुझसे कहते हैं कि ये वीडियो डिलीट करो आप। मैंने कहा कि भाई इसमें गलत क्या है, आपने एक धार्मिक प्रोग्राम लिया है, धर्म किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं सिखाता, कोई भी धर्म बुरा नहीं है और कोई भी धर्म बुरी शिक्षा नहीं देता है, हर धर्म अच्छी शिक्षा ही देता है, आपको क्यों आपत्ति हो रही है। तो मुझे समझ में आया कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन जब मुझे ये सारी चीजें देखने के बाद पता चला कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चों को वहां पर बिठाकर काजल हिंदुस्तानी मैडम वहां पे उनको भड़का रही थी, मुसलमानों के खिलाफ उनको बयानबाजी कर रही थी, उन्हें यूं कह रही थी कि मुसलमान लोग जिहाद करते हैं, हिंदू बच्चियों को फंसाते हैं, उनसे शादियां करते हैं, मुसलमानों से रिश्ता नहीं रखना चाहिए, उन्हें दोस्त नहीं बनाना चाहिए, मुसलमानों से कोई चीज खरीदनी नहीं चाहिए। ये तमाम बातें वहां पे, बहुत सारी बातें वहां पर हुई, मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड थी। लेकिन वहां के नौजवानों ने, वहां के आयोजकों ने मेरे मोबाइल को मुझसे छीना, जबकि मेरा मोबाइल मेरा पर्सनल व्यक्तिगत है, मैं पत्रकार हूं, पत्रकार के मोबाइल को आप छीन नहीं सकते, आपको अधिकार नहीं है। वहां पे पुलिस ये सारा तमाशा देख रही है, मेरा मोबाइल मुझसे छीना और मेरा मोबाइल छीनकर मेरे मोबाइल को पूरा डिलीट किया, रिसेट फैक्ट्री यानी कि पूरा कंप्लीटली मेरे मोबाइल का डाटा उन्होंने डिलीट किया, जो मेरा पर्सनल भी डाटा वहां पर था, और पुलिस देखते रही। क्या पत्रकार के ऊपर, ये पत्रकारों के अधिकारों के ऊपर हनन नहीं है? जो देश का चौथा स्तंभ है उसके साथ ऐसा व्यवहार एक प्रोग्राम के अंदर होता है और पुलिस प्रशासन वहां पर ये सब देख रहा है। प्रोग्राम के अंदर मुसलमानों पर खुलेआम टीका टिप्पणी हो रही थी। मैंने पुलिस प्रशासन से कहा कि यहां पर जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, पुलिस ने उस पर कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस ने वहां पर उस बयानबाजी को रोकना चाहिए, लेकिन पुलिस तो उल्टा उन्हें संरक्षण दे रही थी। मुझे यह बड़ा ताज्जुब हुआ, अफसोस हुआ इस बात का कि प्रोग्राम के अंदर एक जाति विशेष के ऊपर, धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी होती है और पुलिस की निगरानी में, पुलिस के संरक्षण में यह सब होता है और पुलिस प्रशासन उसको देख रहा है। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? मेरा सवाल है, सुमैया मुंडे साहब, एसपी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट लातूर जिला के, और मैडम कलेक्टर मैडम हमारे डिस्ट्रिक्ट के, क्या अहमदपुर की पुलिस जातिवादी हो गई है कि पुलिस के निगरानी में ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं?
मैडम ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत डेंजर बात है। सुमैया मुंडे साहब, ये बहुत डेंजर बात है। आपकी पुलिस अहमदपुर की जातिवादी हो गई है, एक जाति विशेष को टारगेट करती है और एक जाति विशेष को खुला छोड़ती है। ये दिख रहा है। ये मैं यूं ही बातें नहीं कर रहा, आपको मैं ये पुरावा देता हूं। बजरंग दल और संघ के साथ ये हमारी पहली बार मेलझोल नहीं है, बहुत पुरानी है। 2020 के अंदर 6 अप्रैल 2020 को 129 एफआईआर नंबर 129 कलम 505 2 और 54 के तहत एक ऐसे ही कार्यकर्ता के ऊपर मैंने एफआईआर की थी। वो एफआईआर यहां पर मौजूद है। 2 एफआईआर हुई थी जिसके अंदर आरोपी यही लोग थे। ये आप देख सकते हैं, मैंने सारे प्रूफ कागज मेरे साथ में रखे हैं। ये 129 2020 की एफआईआर है, ये आप देख सकते हैं। और ये ऐसे ही एक 2 समाज के अंदर तेड़ निर्माण करने वाले पर हमने एफआईआर की थी 129/22 उसी साल 29/7/2020 में। और एक एफआईआर हमने ही की थी, हम उसके फिरियादी थे, ये आप देख सकते हैं। इसका एफआईआर नंबर है 248/2020। ये 2 एफआईआरें इसलिए हुई थी कि अहमदपुर शहर के अंदर दंगा ना हो। इन्होंने आपत्तिजनक धर्म विशेष पोस्टें की थी फेसबुक पर, इसलिए दंगा ना हो, इसलिए उनके ऊपर हमने एफआईआर की थी। आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2020 से आज 2024 खत्म होने को है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई उनका चार्जशीट नहीं बना, कोई चार्जशीट पुलिस कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं किया गया। लेकिन होता क्या है, जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने गलत काम किया है, पुलिस उनके साथ मोहब्बत का, प्यार का, सुलूक का रवैया अहमदपुर की करती है। और हमने वो एफआईआर की थी, इसलिए हम पे खामियाजी के तौर पर एक झूठी एफआईआर ये हम पे हुई है। एफआईआर नंबर 288/2020 ये 8 अक्टूबर 2020 को हम पे झूठी एफआईआर पुलिस करती है। झूठी एफआईआर, क्योंकि हमने उनके खिलाफ में एफआईआर दी थी, इसलिए हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर की जाती है। और हमारे ऊपर एक नॉर्मल इसेंशियल कमर्शियल एक्ट 7 के तहत कार्रवाई होती है। वो लगाना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन लगा नहीं सके। हम पे कार्रवाई की जाती है क्योंकि हमको दबाना था। हम पे कार्रवाई होने के बाद हमको पुलिस स्टेशन में डाल दिया जाता है। 1 दिन 1 रात के लिए हमको लॉकअप में डाला जाता है और हमें यह बताया जाता है, वहां के पीआई साहब कहते हैं कि तुझे क्या जरूरत थी इन लोगों पे कार्रवाई करने की, अब भुगत। ये वहां के हमको पीआई साहब कहते हैं। और ताज्जुब की बात यह होती है उसके अंदर कि हम पे जो एफआईआर हुई उसके अंदर फिरियादी पुलिस स्टेशन के एपीआई बनते हैं। हम नाम के साथ आपको बताएंगे। रामचंद्र हरिश्चंद्र केदार साहब फिरियादी बनते हैं। तपासिक अधिकारी पीआई पुजारी साहब और एसएस बिरला साहब 2 पीआई तपासिक अधिकारी बनते हैं और फिरियादी एक एपीआई साहब बनते हैं। और मधुकर विश्वनाथ धड़े जो बजरंग दल के तालुका अध्यक्ष हैं वो उसमें घटना स्थल जब्ती पंचनामा बनते हैं। और बहुत से 2-3 कार्यकर्ता हैं जो घटना स्थल पंचनामा बनते हैं और बाकी 8-10 पुलिस घटना स्थल पंचनामा साक्षीदार बन के हमको उठाकर जेल के अंदर डालती है, जबकि हमने कोई गुनाह नहीं किया था। हम पे कार्रवाई होती है और जिन्होंने गुनाह किया था, पोस्ट डाली थी, जातीय तेड़ निर्माण होने वाला था, उन्हें पुलिस खुला छोड़ती है, उन्हें लॉकअप में नहीं डालती, उनका मोबाइल जब्त नहीं करती, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती। वो डायरेक्ट कोर्ट से जाते हैं, जामीन करके खुले हो जाते हैं और हमें पुलिस अंदर डालती है। हम पे हथकड़ी पिनाकर जो है सो कोर्ट तक चलाते हुए ले जाती है। सर हमने बहुत बड़ा गुनाह किया। ये पुलिस हमारे साथ व्यवहार करती है क्योंकि हम मुसलमान हैं। कोर्ट में बहरहाल वो मसला गया, कोर्ट में केस चला और अल्लाह के फजल से 2024 के अंदर 1 जनवरी, इसी जनवरी के साल में हमको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। कोर्ट ने हमको बाइज्जत बरी किया ये केस से।
बताने का मकसद यह है कि जिन पर कार्रवाई होना है उन पर कार्रवाई न होते हुए पुलिस प्रशासन मुसलमानों को टारगेट किस तरह से करती है, हम यह बताना चाह रहे हैं। क्या अहमदपुर शहर की पुलिस जातिवादी बन गई है? जिन पर कार्रवाई करना है उन पर कार्रवाई न करते हुए जिन पर कार्रवाई नहीं करना है, जो बेगुनाह है, उन पर कार्रवाई पुलिस करती है। यह पुलिस का दोहरा चेहरा। लोगों के अंदर चर्चा है, लोग ये कहते हैं कि मैंने कई बार सुना है, पत्रकार होने के नाते से मैं ये प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से ये आपको बताना चाह रहा हूं न्यूज चैनल के माध्यम से कि जनता के अंदर ऐसा कहा जाता है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ऐसा लोग कहते हैं। कि पुलिस को अपनी छवि बदलनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूं दावे के साथ, उस प्रोग्राम के अंदर पुलिस के कैमरे थे या नहीं थे? कुछ दिन पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी करने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ अहमदपुर के अंदर मोर्चा लिया गया। वहां पर पुलिस ने 2 कैमरे पूरे शुरुआत से लेकर आखिर तक रखे थे। पुलिस के कैमरे होते हैं, ऑन रिकॉर्ड पूरा कार्यक्रम होता है। यहां पर कैमरे क्यों नहीं थे? अगर थे तो वो रिकॉर्डिंग निकाली जाए और वो काजल हिंदुस्तानी पर और संबंधित आयोजकों पर गुना दाखिल किया जाए। वहां पर कैमरा क्यों नहीं था? पुलिस प्रशासन से मेरा सवाल है। पुलिस प्रशासन एक तरफा व्यवहार करती है। यहां के स्थानीय आमदार बाबा साहब पाटिल साहब, आप इस पे ध्यान दीजिए। पुलिस प्रशासन दिन ब दिन जातिवादी हमको नजर आ रहा है। पत्रकार होने के नाते से हम ये बात का खुलासा कर रहे हैं। एक पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम इंसान के साथ, आम नागरिक के साथ ये पुलिस का बर्ताव कैसा होगा और क्या कुछ उन आम इंसानों के साथ होता होगा, इसमें से आप अंदाजा लगा लीजिए। एक और पुलिस प्रशासन की यहां पर मैं बात कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त के दिन अहमदपुर शहर के अंदर एक प्रोग्राम होता है, शिवाजी चौक के अंदर गाने का प्रोग्राम। तो प्रोग्राम 12 बजे तक चलता है सार्वजनिक ठिकान पर। लाउड स्पीकर सब लगे होते हैं। वे देश के ऊपर प्रोग्राम है, देश के गीत वहां पर गाए जा रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, चलने दो। देश का प्रोग्राम है, स्वतंत्रता दिन के अवसर पर प्रोग्राम लिया जा रहा है, हमें वो अच्छा लगा, कोई बात नहीं। एक प्रोग्राम बाबा साहब पाटिल साहब का अल्पसंख्यक मेड़ावा सिटी प्लाजा के अंदर होता है, वो भी रात के 12-1 बजे तक चलता है। ठीक है, वो एक शादी खाने के अंदर प्रोग्राम है, 12-1 बजे तक चल रहा है। पुलिस ने उस पर भी देखना चाहिए। लेकिन पुलिस ये दोनों कार्यक्रम पे कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन जब एक 19 तारीख को मुशायरा मुस्लिम समाज की ओर से लक्ष्मी नारायण मंदिर में रखा जाता है, 10 बजते ही पुलिस के कर्मचारी साड़वे साहब हेड कांस्टेबल वहां पर आते हैं और कहते हैं कि प्रोग्राम को बंद करो, 10 बज चुके हैं। 15 मिनट पहले ही आकर पुलिस के कर्मचारी कहते हैं कि प्रोग्राम को बंद करो, आप प्रोग्राम नहीं ले सकते, आपको परमिशन नहीं है। बाबा साहब पाटिल साहब का 12 बजे तक सिटी प्लाजा में प्रोग्राम चला, वहां पे परमिशन थी, वो कायदे में बैठता है। शिवाजी चौक में 12 बजे तक गाने गाए गए, वो कायदे में बैठता है। और हमारा शादी खाने के ही अंदर प्रोग्राम है, 10 बजे बज गए तो बंद करना पड़ेगा, वो कायदे में नहीं बैठता। 2-2 कानून अहमदपुर में चल रहे हैं क्या साहब? साड़वे साहब, आप आए थे ना मेरे पास प्रोग्राम बंद करने के लिए, नहीं तो गुनाह दाखिल करेंगे, आपने धमकी भी दी थी। एक धार्मिक प्रोग्राम, सार्वजनिक प्रोग्राम एक अगर एक रूम के अंदर, हॉल के अंदर हो रहा है, 10, 11, 12 तक हो सकता है। अगर सार्वजनिक ठिकान पर हो रहा है तो 10 बजे का टाइम होना चाहिए, होता है, ये कायदा कानून है। तो आपके लिए 2 कायदे कहां से बन गए? शिवाजी चौक में 12 बजे तक कार्यक्रम चल सकता है क्योंकि वह आमदार साहब का है, और मुस्लिम समाज का कार्यक्रम जब गिरिजा का लक्ष्मी नारायण मंदिर में होता है तो 10 बजे का ही टाइम होता है। साहब, ये 2 कायदे अहमदपुर में कब से चल रहे हैं? ऐसा पुलिस का दुर्व्यवहार अहमदपुर के अंदर हो रहा है। आमदार साहब, आप भी इस पे ध्यान दीजिए। और ये जो बढ़ती हुई नफरतें हैं, इसके ऊपर सडनली मुझे वहां पर, जब मैं स्पॉट पे गया था फुलेनगर में, मुझे वहां पर एक जहन में बात आई, ख्याल आया, एक शेर वहां से मेरे मुंह से निकला, वहां का माहौल देखकर और नरेंद्र मोदी साहब को देखकर, आमदार बाबा साहब पाटिल साहब को देखकर मैंने मेरी जिंदगी में एक पहला शेर बनाया, मैं आपके सामने वो रखना चाहूंगा। साहब, आपके राज में ये कैसी हवा चली?
साहब आपके राज में ये कैसी हवा चली, मोहब्बत कहीं नहीं नफरत गली गली, मोहब्बत कहीं नहीं नफरत गली गली। ये शेर मेरे जबान से निकला। ये हम क्या देख रहे हैं? दिन दिवाले शहर के बीचों बीच ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जहां पर पुलिस प्रोटेक्शन भी है और मुसलमानों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ टीका टिप्पणी की जा रही है। पुलिस प्रशासन उसको सुन रहा है, कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं करता, उनको रोकता नहीं। ऐसा क्यों? आमदार साहब, आपके मतदार संघ में यह हो रहा है, आप ध्यान दीजिए। यहां के अहमदपुर शहर के शांति प्रिय जो शांतता चाहते हैं, मराठा समाज के, बुद्ध समाज के, तमाम समाजों के बहुजनों से मैं गुजारिश करता हूं, अहमदपुर शहर के अंदर कॉलेज के, स्कूल के बच्चियों को बिठाकर ऐसा अगर किसी धर्म विशेष, जात विशेष के ऊपर टीका टिप्पणी की जाएगी, जहर उगला जाएगा, तो क्या असर उन बच्चों पर, उन बच्चियों पर होगा? क्योंकि वो मेरी भी मां, बेटी और बहनें हैं। ये यहां के शांति प्रिय समाज ने भी सोचना चाहिए। और मैं प्रशासन से विनती करता हूं, आज हमने अर्ज दिया है पुलिस स्टेशन में, अहमदपुर में डीवाईएसपी साहब को भी दिया है, तहसीलदार मैडम हमको मिली, हमने उनके बताया ये सारी चीजें यहां पर हुई। मैडम ने बहुत अफसोस किया, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होगी। तहसीलदार मैडम ने हमें गवाही दी। डिप्टी कलेक्टर मैडम के पास भी हमने जाकर निवेदन दिया, कलेक्टर साहब लातूर मैडम को भी हमने अर्ज दिया है, एसपी साहब को भी दिया है। मैं सुमैया मुंडे साहब, जिलाधिकारी मैडम, कलेक्टर मैडम साहब, आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि अहमदपुर शहर के अंदर ये सलोखा बिगड़ने वाली, शांतता भंग होने वाली ये हरकतें हैं और ये पुलिस की निगरानी में हो रही है। पुलिस कहीं ना कहीं जातिवाद कर रही है, एक धर्म विशेष, जात विशेष को सपोर्ट कर रही है और एक धर्म विशेष, जात विशेष को जो है पुलिस प्रशासन जुल्म ज्यादती कर रही है। इस बात की दखल प्रशासन ने लेना चाहिए और स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यशवंत विद्यालय के वहां पर बच्चे थे, किलबिल विद्यालय के थे, ना जाने कहां कहां के वहां पे बच्चियां बुलाई गई थी, उन स्कूलों पर भी प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को अगर अभी से जहर घोला जाएगा, अरे स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें क्या लेना देना धर्म जात पात से? उन्हें धर्म जात पात सिखाइए, अपने घरों में सिखाइए, धर्मशालाओं में, मदरसों में, मस्जिदों में सिखाइए। स्कूल के अंदर ये धर्म की बात और तेड़ निर्माण करने की बात उन्हें सिखाने की क्या जरूरत है? पुलिस प्रशासन किस लिए शांतता बैठक लेती है? क्या इसीलिए शांतता बैठक लेती है? एक समाज को दबाती है, डराती है कि शांतता मीटिंग के अंदर कि आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आपके निगरानी में यह सब कुछ चल रहा है। पुलिस प्रशासन अहमदपुर का क्या कर रहा है? मनीष जी कल्याणकर साहब, डीवाईएसपी साहब, आप ध्यान दीजिए। एक पुलिस अधिकारी सेकुलर होना चाहिए, सर्व समाज संभावना उसके मन में होनी चाहिए, उस सर्व समाज को उतना ही मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन यहां पर जातिवाद हमको नजर आ रहा है, पुलिस का ही जातिवाद हमको नजर आ रहा है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से, यहाँ के जिला प्रशासन से हमने निवेदन दिया है, पुलिस प्रशासन को और शिक्षण विभाग को, जिला परिषद लातूर को, कि इन पर तमाम ये चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो बनाने के बाद, वहां पर मुझे जाने के बाद मुझे धमकियां दी गई वहां पर बजरंग दल, वीएचपी संघ की जानिब से, और मुझ पर गुनाह दाखिल तो हो चुके हैं पहले, मैंने उनसे भुगता है, मैं बाइज्जत बरी भी हुआ हूं, और भी मुझे गुनाह दाखिल करने की ये धमकियां दे रहे थे। वहां पर एक पत्रकार का मोबाइल छीनकर उसका पूरा डाटा डिलीट किया उन्होंने, इसकी भी गुनाह दाखिल मैंने अर्ज दिया है पुलिस प्रशासन को, वो उन पर भी गुनाह दाखिल करें। और ये मुझे मारने की भी धमकी दिए हैं, ये मुझे मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं, मेरी मॉब लिंचिंग कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ पुलिस है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। अगर मुझे कुछ होता है, मेरे जान माल की हानि होती है, तो इसका जिम्मेदार ये कार्यकर्ता रहेंगे, बजरंग दल के, वीएचपी के, संघ के, और इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और यहाँ का प्रशासन रहेगा। क्योंकि एक पत्रकार के अधिकारों का हनन यहाँ पर हो रहा है, एक पत्रकार के बोलने की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, दबाया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन खामोश होकर देख रहा है। मैं अपने देश के लिए, अपने दीन के लिए, अपने समाज के लिए, ये एक जान ऐसी 1000 जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने दीन से बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं अपने समाज से, अपने देश से मोहब्बत करता हूं। अपने देश के लिए मैं ऐसी 1000 जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मैं उन संघियों से और उन जातिवादों से, मनीवादों से कहना चाहता हूं कि आप ऐसे कार्यक्रम ना लें। समाज के अंदर एकता होनी चाहिए, शांतता हमारा अहमदपुर शहर होना चाहिए। मैं सलाम करता हूं गोविंद शेडके सर को, जिन्हें यह बात मालूम होने के बाद उनका मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि यह गलत प्रोग्राम अहमदपुर के अंदर हुआ है, हम इसका जाहिर निषेध करते हैं, हम भी इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं तमाम अहमदपुर शहर के शांति प्रिय समाज से विनती करता हूं कि आप अपने अपने तौर पर ऐसे कार्यक्रम पे बंदी लाएं, पुलिस प्रशासन बंदी लाएं, तहसीलदार मैडम बंदी लाएं,
जिला प्रशासन इस पे बंदी लाए। कहीं भी ऐसे प्रोग्राम नहीं होने चाहिए जो दो समाजों के अंदर तेढ़ निर्माण करते हो। पूरा मौसम गरमाया हुआ है अहमदपुर शहर का। वहां पे जाने के बाद मुझे हजारों फोन हमारे समाज के जानिब से आए कि उस काजल हिंदुस्तानी ने हमारे समाज को बहुत बुरा भला कहा, गालियां दी, लोग भड़के हुए थे। मैंने कहा कि ऐसे भड़कने से काम नहीं होता, हम संवैधानिक तरीके से कार्रवाई करेंगे और हमने संवैधानिक तरीके से निवेदन दिए हैं। उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से और यहाँ के स्थानीय आमदार साहब से कि उस पर कार्रवाई होगी, सकुल चौकसी होगी, ताकि आइंदा कोई ऐसे तेढ़ निर्माण करने वाले प्रोग्राम, जातीय दंगल अहमदपुर शहर के अंदर होने वाले प्रोग्राम नहीं होंगे। ऐसी हम उम्मीद प्रशासन से करते हैं और आइंदा हम पत्रकारिता बिल्कुल करेंगे। पत्रकार हैं, जो आईना है, हम जनता को, प्रशासन को दिखाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इतना ही कहते हैं, रुकते हैं, मिलेंगे एक और अगले वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।